नीतीश कुमार के जाते ही विपक्ष में धड़ाधड़ सेटिंग होने लगी है, सीट शेयरिंग होने लगी है। क्या कांग्रेस यही चाहती थी? क्या नीतीश का मंच छोड़ना किसी के प्रपंच का हिस्सा था? नमस्कार, मैं विवेक चांडिल और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। यूपी में दो लड़के साथ आ चुके हैं, राहुल और अखिलेश ने हाथ मिला लिया है। फिर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग हो गई है। आखिर ये तेजी उस वक्त क्यों नहीं दिखी जब नीतीश कुमार सबको एक मंच पर लाने की जुगत कर रहे थे? नीतीश कुमार जब इस गठबंधन को बनाना चाह रहे थे तब ये तेजी क्यों नहीं नजर आई जब जयंत चौधरी भी गठबंधन का हिस्सा थे? क्या ये कांग्रेस की लेट लतीफी है या फिर सोची समझी सियासी रणनीति? क्या अगुवा के तौर पर नीतीश कांग्रेस को खटक रहे थे? क्या इसलिए कांग्रेस की सीट शेयरिंग में सुस्ती नजर आ रही थी? और जैसे ही नीतीश कुमार गए, जयंत चौधरी गए, कांग्रेस चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। सबका हिसाब होगा में आज डिबेट इसी मसले पर, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव सिर पर है, ऐसे में सीट शेयरिंग क्या जल्दबाजी में हो रही है? क्या मोदी को रोकने के लिए आनन फानन में सीटों का बंटवारा हो रहा है? ये तमाम सवाल रहेंगे। आइए देखते हैं वो सवाल जिसके इर्द गिर्द आज की डिबेट होगी। तो पहला सवाल, नीतीश जब साथ थे तब कांग्रेस को क्यों नहीं ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नजर आया? क्या कांग्रेस जानबूझकर यह रणनीति अपना रही थी? नीतीश के जाते ही कांग्रेस से कैसे झटपट सीटें बांट ली? क्या यह भी किसी रणनीति का हिस्सा है, किसी सियासी सोची समझी रणनीति का? और कांग्रेस ने आप और एसपी से क्या मजबूरी में समझौता किया है, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर अभी समझौता नहीं किया तो नीतीश कुमार की तरह बाकी दल भी छिटक सकते हैं, टीएमसी की तरह बाकी दल भी छिटक सकते हैं। हालांकि टीएमसी से बातचीत अभी भी जारी होने का कांग्रेस हवाला दे रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस। चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। लगता है कांग्रेस नीतीश के जाने का इंतजार ही कर रही थी। नीतीश गए और कांग्रेस फुल एक्टिव हो गई। यूपी में अखिलेश के साथ सीटों पर बात बनी, उसके तुरंत बाद आपके साथ भी बात फाइनल हो गई। आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हमने पहले भी कहा था कि हमारा हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। और अब जब 4-3 का फार्मूला तय किया गया दिल्ली के लिए, तो दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता 7 सीटों के ऊपर मजबूती से जो है काम करेगा और इस अलायंस के उम्मीदवार को जो है जिताने का काम करेगा। दिल्ली में आप और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। इसके साथ साथ हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी बात बन गई। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इनमें से 4 सीटों पर आप और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। गुजरात की कुल 26 सीटों में आपको 2 सीटें मिली हैं, भरूच और भावनगर। कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। इनमें 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। गोवा में कुल 2 सीटें हैं, दोनों पर कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस लड़ेगी। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी। पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच डील फाइनल नहीं हुई। दलील है कि यहां बीजेपी से कोई खतरा है ही नहीं, ऐसे में यहां गठबंधन की दरकार नहीं। देखिए, पंजाब की परिस्थिति ऐसी है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। पंजाब में या तो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, तो इसलिए कोई खतरा पंजाब से नहीं है कि पंजाब की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बन सकती है। इसलिए बाकी जगहों पे गठबंधन किया गया और लोकल यूनिट्स का दोनों का ही फीडबैक था, एक नहीं कि एक का था। कांग्रेस की लोकल यूनिट और आपकी लोकल यूनिट दोनों ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमें अकेले अकेले लड़ना चाहिए। तो ठीक है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से
हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। नीतीश जब जोड़ रहे थे तब कांग्रेस इधर उधर दौड़ रही। जैसे ही नीतीश गए कांग्रेस की मानो बाछें खिल गई, झटपट सीटों पर सेटिंग हो गई। तो क्या कांग्रेस नीतीश के जाने का इंतजार कर रही थी या नीतीश गए तब कांग्रेस को अक्ल आई? चुनाव सिर पर है और अब जाकर कांग्रेस सीटें बांट रही है। क्या कांग्रेस फिर लेट हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बातचीत के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, फराज किदवाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनमोल पवार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह से कर रहा हूं। ज्योति जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार के जाने के बाद यह तेजी क्यों नजर आई? पहली बात। दूसरी बात यह कि कहीं 24 के चुनाव के लिहाज से गठबंधन और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर देर तो नहीं हो गई है? गठबंधन की जब बात कहते हैं तो गठबंधन का मतलब ही होता है समन्वय, और समन्वय ये केवल इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और उनके एलाइज लोग जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं है जहां तानाशाही चलती है और एक तानाशाह बोलता है और सबको मानना पड़ता है। जब गठबंधन की बात करते हैं तो हर स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टियां मजबूत हैं, और हम लोग शुरू में ही कहे थे कि जो जिस स्टेट में मजबूत हैं वो कोशिश करें गठबंधन में जुड़कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराना। तो हताशा किसकी है? हताशा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को है। ये जैसे जैसे गठबंधन मजबूत होती जा रही है, क्लियर होते जा रही है, नरेंद्र मोदी का नींद ही उड़ता जा रहा है, उनकी बोली ही बदल जा रही है। कल गए वहां बनारस में, वहां क्या क्या बोलने लगे, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने वहां जाकर बोलना शुरू कर दिया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री जी, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां के, आपको तो हर सेकंड का वहां सुध लेना है, ये कैसे आप भूल जाते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इस गठबंधन के एकजुट होने के कारण एनडीए और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नींद उड़ गया है। जी नहीं, लेकिन ज्योति जी, राहुल गांधी जी कितनी बार वायनाड गए होंगे, कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? अभी तो आप देख लो ना, सोचो कितना संवेदनशील है वो आदमी कि एक आदमी की मौत हो जाती है कि हाथी के कुचल जाने से, तो उस पर भी वो चले जाते हैं। एक छोटे छोटे विकास के कार्य के लिए वहां सुध लेते हैं, और आप प्रधानमंत्री से कंपेयर कर रहे हैं। किस लिए कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं तो एज अ सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र किया सर। फुर्सत नहीं है। मैं तो आपको राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी है, मैं तो वहां का हर सेकंड का सुध लेते हैं। प्रधानमंत्री 44 बार वाराणसी जा चुके हैं। मैं बस आपसे जानना चाह रहा था एज अ कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, एक लड़की के साथ ज्योति कुमार सिंह जी, ज्योति जी काम डाउन। मैं बस ये पूछ रहा था कि एज अ कांग्रेस स्पोक पर्सन आपके पास ये आंकड़ा होगा, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंदी अपने संसदीय क्षेत्र में 44 बार गए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि वायनाड कितनी बार गए राहुल गांधी? आपको नहीं मिल रहा है। वो हर मौके पर गए हैं जहां जहां डेवलपमेंट नंबर हो, कोई नंबर हो अगर आपके पास, और कभी उस तरह की बात हो, वो नंबर गिनती आपको जब पता नहीं है तो वो दिन हर महीने में, हर 2 महीने में जाते हैं वो, और हमेशा जाते हैं जब जब जरूरत पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री तब जाते हैं जब उनको इंडिया गठबंधन से डर लगता है। प्रधानमंत्री तब जाते हैं। मैं समीर सिंह जी के पास जा रहा हूं। समीर सिंह जी, अलायंस हो रहा है, जैसे जैसे अलायंस बड़ा हो रहा है बीजेपी घबरा रही है, ये सीधा एलिगेशन कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए देर नहीं हुई है, यह भी शुरुआत है। देखिए विवेक जी, मैं तो एक बात कहूंगा, हमें लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता देश के अंदर नहीं रहते हैं, ये भी राहुल गांधी की तरह देश के बाहर पर्यटन करते होंगे। इस नाते इनको उत्तर प्रदेश और देश की सच्चाई नहीं पता है। अभी ये काशी की चर्चा कर रहे थे। अब तक इस देश में सबसे ज्यादा कोई ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे ज्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। काशी को कहते हैं कि मैं यहाँ का सांसद हूं, यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं हूं।
मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन काशी का सांसद हूं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं का संज्ञान लेना, लोगों से कनेक्ट करना और विकास। अभी पिछले दिनों 13,000 करोड़ रुपए का विकास की उन्होंने आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। और ये राहुल गांधी के काशी की चर्चा कर रहे थे, तो मैं इनको संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने 3 बातें कही काशी के यात्रा पर जब वो गए थे। न्याय यात्रा में उन्होंने क्या कहा कि यूपी का नौजवान सड़कों पर शराब पी के लौट रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी माफी कब मांगेंगे उत्तर प्रदेश के नौजवानों से। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक पत्रकार को बुलाया और पूछा तेरी जाति क्या है, और पत्रकार को कांग्रेस के लोग मारने लगे। ये मैं नहीं कहता, ये लाइव है, वीडियो है। जाति पूछ के किसी पत्रकार को मारना, ये दूसरा करामात है राहुल गांधी का। तीसरा करामात है कि उन्होंने ऐश्वर्या राय, जो विश्व सुंदरी रही हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है और देश और दुनिया में उनका सम्मान है और महिला शक्ति को प्रदर्शित करती हैं, उनका अपमान करना। ऐश्वर्या राय को एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार नारी शक्ति का राहुल गांधी का अपमान करना, हमें तो लगता है कि राहुल गांधी स्वयं नशे में है। उत्तर प्रदेश का नौजवान नहीं, लेकिन उत्तर जो प्रदेश का ठीक है, विकास ये कर रहा है। जी, उत्तर प्रदेश आपके की एलिगेशन है, तरक्की कांग्रेस कर रहा है। पार्टी से आप सवाल पूछ सकते हैं, आप लोग आपस में राजनीतिक दल के तौर पर सवाल जवाब का दौर चला सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जो बात ज्योति सिंह कह रहे हैं कि क्या अलायंस के बढ़ते दायरे से बीजेपी को टेंशन है? विवेक जी, किस बात का टेंशन? 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था। 2 लड़कों की जोड़ी का नारा लगा था और 17 में कांग्रेस गठबंधन का हश्र क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जी। सबसे पहले राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव में दूरियां बढ़ गई। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी के नेता मध्य प्रदेश के ने क्या कहा और अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को क्या कहा। चिरकुट जैसे शब्द का इस्तेमाल किसी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में होना, और जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं विवेक जी, पूछिए इनसे। आधिकारिक रूप से 2 बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बैठ के बात नहीं की, किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने बात नहीं की। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, उन्होंने ट्वीट नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन हो गया। अब गठबंधन तो गठबंधन है सर, कोई बैठे नहीं बैठे, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो ना हो, गठबंधन तो है, अलायंस तो है। पहले भी इनका गठबंधन है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, परिवार को स्थान देने के लिए, परिवार मतलब आप कह रहे हैं गठबंधन बेअसर है, गठबंधन का कोई असर नहीं। अनमोल पवार जी के पास जा रहा हूं। ये देश के लिए गठबंधन, देश के लिए गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थी गठबंधन है। अनमोल पवार जी, अपने स्वार्थ के लिए लोग गठबंधन कर रहे हैं, पार्टियां गठबंधन कर रही है, बीजेपी का दावा है। आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती थी। पंजाब में आज भी दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। जिस आम आदमी पार्टी का वजूद दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आंदोलन से खड़ा हुआ, उसके साथ अलायंस, ये प्योर स्वार्थ के लिए गठबंधन है, ये आरोप है बीजेपी का। देखिए, देश की जनता तो जानती है कि स्वार्थ के लिए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी करती आई है, जिनके प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये भाषण देते थे, तिरंगे के नीचे खड़े होकर उन्होंने शपथ ली थी कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। पूरा देश जो है ये देख रहा है कि किस तरह से बीते 2 साल में उन्होंने जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी थे, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, सबको अपनी पार्टी में उन्होंने सम्मान पूर्वक जगह दी और उन्हें बड़े बड़े पदों पे स्थान दिया। यहां तक कि हाल फिलहाल में आदर्श स्कैम में लिप्त चौहान जी, उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। तो जनता जानती है कि कौन भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रहा है। और आज हमारे देश के सामने बहुत बड़ा संकट है विवेक जी। आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जिस तरह से पंजाब के छोटे से मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अनिल मसीही, जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताने के लिए 8 बैलेट्स को डिफेस किया। भरसर प्रयास किया गया
कि लोकतंत्र की हत्या की जाए। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि अगर हम इसमें दखल अंदाजी नहीं देते और आर्टिकल 142 में अपनी पावर्स का एक्सरसाइज नहीं करते तो ये देश के साथ, इस लोकतंत्र के साथ, चुनाव प्रक्रिया के साथ अन्याय होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ जाकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आरएलडी के हमारे प्रवक्ता रोहित भाई के पास जा रहा हूं। रोहित जी, क्या यह अलायंस देश और संविधान की रक्षा के लिए हो रहा है या फिर यह अलायंस मोदी विरोध के लिए हो रहा है, मौजूदा सरकार के विरोध के लिए हो रहा है? आवाज पहचानते होंगे शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। पता चल जाएगा कि किसने रिश्वत ली और किसने नहीं। ये इन्हीं के नेता की आवाज थी। आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिनका बयान है सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन में पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली है, किस किसने नहीं की है ना। मतलब हद है दोगलेपने की कि जो व्यक्ति कांग्रेस के लिए एक लंबी चिट्ठी लेके घूमा करता था कि स्विस बैंक में इनका पैसा है, जिसने कांग्रेस के ना जाने कितने बुजुर्ग नेताओं का करियर खा लिया, आज कांग्रेस उसी के आगे नतमस्तक हो गई। और वो पार्टी जो कस्में खाती थी, अपने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ कभी हम गठबंधन नहीं करेंगे, वो पार्टी आज कांग्रेस के दरवाजे के ऊपर दंडवत कर रही है। और आप समझिए इन्होंने जनता को समझ क्या रखा है, देश की जनता को, कि आप दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, गोवा में आप कहोगे हम भाई भाई हैं, और पंजाब में आप कहोगे कि भाई साहब इनको वोट मत देना, हमको वोट देना, वो भ्रष्टाचारी हैं। अरे आपने देश की जनता को मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया। ये मुझे लगता है इतिहास का पहला ऐसा गठबंधन होगा जो देश में ही एक राज्य में नहीं है और बाकी राज्यों में है। मतलब इससे ज्यादा मतलब मजाक नहीं हो सकता लोकतंत्र का कि जो ये पार्टियां करना चाह रही हैं। मुझे लगता है चुनाव आयोग को इनका संज्ञान लेना चाहिए। ये सिर्फ देश की जनता के लिए नहीं, ये पार्टी हित के लिए ये गठबंधन हुआ है। मतलब ये शर्मनाक है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस तरीके का गठबंधन कैसे कर सकती है कि आपने पंजाब के अंदर उनके विरोध में लड़ेंगे, आपका अपोनेंट होगा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, वहां पे आप पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल को कोसेंगे, उधर वो सोनिया गांधी का भ्रष्टाचार बताएंगे और राहुल गांधी का भ्रष्टाचार बताएंगे, और यहाँ पे दिल्ली में आप कहेंगे हम दोनों भाई भाई हैं, हमारी पार्टी बचानी है, ईडी के नोटिस आ रहे हैं, जेल जाने से हमें बचाना है, बचा लो भैया। यूपी में भी तो आ गए भाई भाई साथ, यूपी के 2 लड़के। यूपी के 2 लड़के तो 2017 में साथ आए तो थे। स्थिति क्या थी, 47 पे सिमट गए थे समाजवादी पार्टी वाला लड़का और 7 पे सिमट गया था युवराज कांग्रेस का। तो दोबारा आए साथ, अब की 0 पे सिमटेंगे। तो स्थिति ये है कि जो साथ तो आए, दल साथ आए, दिल साथ नहीं आए हैं इनके, क्योंकि जो अखिलेश कहते थे, जो चिरकुट कहते थे, जो छुड़वैया नेता कहते थे, तो ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई विवेक भाई, कि एक तरफ तो आपने 3 महीने पहले अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था उसमें किस तरीके की भाषा एक दूसरे के लिए प्रयोग की थी। तो ये जनता को ठगने का बंधन हुआ है। नहीं, कौन थूक के कौन चाट रहा है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये तो राजनीति में सीधे पलटने वाली बात होगी। फराज किदवई जी के पास जा रहा हूं। फराज किदवई जी, एलिगेशन है थूक के चाटने वाली बात, ये तो वही बात हो गई। मैं आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके पास आ रहा हूं। अनमोल पवार जी वेट कीजिएगा थोड़ा सा, फराज किदवई काफी देर से वेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों जी, मैं आ रहा हूं। फराज किदवई जी। विवेक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं समीर सिंह जी की बात का जवाब दूंगा जी, कि उन्होंने अभी पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि राहुल जी जो हैं वो वायनाड कितनी बार गए और मोदी जी शायद 20, 25, 30 बार, जितनी बार भी बनारस गए। अरे समीर सिंह जी, मोदी जी मणिपुर कितनी बार गए? देश की जनता ये जानना चाहती है। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार गए, इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप भाषा की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो आपके अलाई हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या बोलते थे, जरा से एक बार YouTube पर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या बोलते थे। और शायद इसीलिए आज आप उनको मंत्री भी नहीं बना पा रहे हैं और इसीलिए उनको बैठने के लिए आप स्टूल नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात, नेता अरे तीसरी बात सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। समीर जी सुन लीजिए, समीर सिंह जी सुन लीजिए, सुन लेते, समीर सिंह जी सुन लेते, पूरी बात सुन लेते, कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, फराज किदवई बोलिए। चुप बैठा हुआ था। हाँ, बोलिए। चुप बैठा हुआ था। बोलिए सर, बोलिए। जी, तीसरी बात हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने अभी एक वीडियो दिखाई। अरे साहब जरा ये भी सुन लीजिएगा। सुनाई दिया? मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा? खैर,
चलिए छोड़िए, लेकिन विवेक जी आपको मैं एक ब्रेकिंग दे देता हूं। ब्रेकिंग यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ अरे बीजेपी में संदेश खाली पे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी किदवई साहब, है ना? संदेश खाली पे गला सूख रोहित जाएगा। अग्रवाल जी उनको पूरा कर लेने दीजिए, उनको जी ठीक है, उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जया बच्चन की बहू को नाचने वाली बताइए। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड, रोहित अग्रवाल जी नहीं निकलेगी। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी उनको सुन लेते हैं, ठीक है उनको सुन लेते हैं। फराज किदवई को लेकर आइएगा, फराज किदवई का टर्न पूरा होने दीजिए। फराज किदवई जी बोलिए, सांसद को किस तरीके का उनके परिवार के ऊपर हमला किया है राहुल गांधी ने। जी ठीक है, फराज किदवई जी बोलिए। हाँ, इनका देश के नाम संदेश अगर खत्म हो गया हो और मन की बात खत्म हो गई हो तो मैं आगे बोलूं विवेक जी। देखिए है क्या, देखिए इतनी कड़वाहट ठीक नहीं है, हो सकता है ब्रेकिंग ले लीजिए, आप लोगों को अलायंस करना पड़े तो कुछ तो एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई कुछ तो वो रहनी चाहिए बात कि जब गले मिले तो फिर शर्मिंदा ना होना पड़े। इसीलिए अरे विवेक जी इसीलिए तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं आपके पास। मैं आपको जो ब्रेकिंग देने वाला था वो यही ब्रेकिंग देने वाला हूं, अभी किसी और चैनल के पास नहीं है कि 30 दिन का इंतजार करिए, आचार संहिता लगने दीजिए, रोहित भाई हमारी तरफ से बोलने लगेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। मैं रोहित अग्रवाल से जवाब लूंगा, लेकिन फराज किदवई की बात पूरी होनी चाहिए। रोहित जी एक सेकंड, बड़ा दावा कर रहे हैं, फराज किदवई को पूरा कर लीजिए, मैं आ रहा हूं। मैं चला जाऊं, नहीं बड़ी बात कह रहे हैं, फराज किदवई ऐसे नहीं होगा। रोहित अग्रवाल जी ऐसे नहीं होगा, फराज किदवई जी बोलिए, पूरा कीजिए, फराज किदवई जी को पूरा कर दीजिए, बोलिए। हाँ बोलिए। दूसरी ब्रेकिंग आप ले लीजिए, दूसरी ब्रेकिंग ये ले लीजिए कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में 2 गठबंधन बन रहे हैं। एक गठबंधन वो बन रहा है जो इंडिया अलायंस है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा वाली जो पार्टीज हैं जो चली गई हैं वो हैं, और उनमें से कुछ एक ऐसी पार्टीज हैं जो कि सेम विचारधारा की हैं लेकिन किसी प्रेशर की वजह से चली गई हैं, वो आचार संहिता लगते ही हमारे पास वापस आ जाएंगी। दूसरा एक सोशल गठबंधन बन रहा है, वो बन रहा है पेपर लीक प्रदेश में किसानों का, पेपर लीक प्रदेश में नौजवानों का और किसानों का, हरियाणा और पंजाब में किसानों का, बिहार में नौजवानों का, मध्य प्रदेश में मजदूरों और किसानों का, और महाराष्ट्र में किसानों का, शिव सैनिकों का और मराठी अस्मिता का। अब आप ये देखिए विवेक जी के उत्तर प्रदेश में 60,244 पद के लिए करीब करीब 50 लाख आवेदन किए गए और 17 और 18 फरवरी को उसका एग्जाम हुआ, और 18 फरवरी की सुबह अरुण कुमार जी के पास एक जो शिक्षक है एक मैसेज आता है 8:57 पर कि 150 क्वेश्चन में से 147 क्वेश्चन लीक हो गए, आउट हो गए। लेकिन फराज किदवई जी वो परीक्षा रद्द कर दी गई और एग्जाम 6 महीने में दोबारा कमेंट्स कराए जाने हैं, इस पर फिर से डिबेट करेंगे। लेकिन मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं इसका जवाब लेने के लिए। रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं 30 दिन का वक्त, आचार संहिता लगते ही आप समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। उसके बाद में समीर सिंह जी आपके पास जवाब के लिए आ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मित्र। लेकिन रोहित अग्रवाल जी पहले जी। हाँ देखिए, कोई भी दल जनता के खिलाफ काम नहीं करना चाहता है, पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने ही एलाई को धोखा देती है, जिस तरीके से इन्होंने हमें धोखा देने का काम किया, हम इनके सहयोगी थे। इनको गुंडों की पार्टी कहा जाता था। हमारी इमेज साफ सुथरी थी। ये क्या चाहते थे कि अपने गुंडों को हमारे सिंबल पे लड़ा के ये जनता के बीच में भेज दें, और जनता हम ये जनता को धोखा देना चाहते थे, हमको धोखा देना चाहते थे। जो व्यक्ति अपने ही एलआई को, अपने सहयोगी को, जो आपको मदद कर रहा है कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी के लिए, आप उसी को धोखा देते हो, तो आप जनता को क्या छोड़ोगे? हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे, ये गलतफहमी आप छोड़ दीजिए। हमने सोचा था कि आप चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से निकली हुई पार्टी हैं, शायद आप सुधर जाएं, परंतु आपने अपने चरित्र के हिसाब से सुधरने का आपने निर्णय नहीं लिया। उसके हिसाब से आपने हमें पुनः धोखा देने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल को आपने एक बार 1989 में धोखा दिया था, जब चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देके आपके अध्यक्ष मुलायम सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और आज आपने पुनः उनके बेटे को माननीय जयंत चौधरी जी को धोखा देने का काम किया। हम आपके साथ दोबारा ठीक है, समीर सिंह जी के पास जा रहा है। रोहित जी ने स्टेटस क्लियर कर दिया है। समीर सिंह जी कह रहे हैं आचार संहिता लगते ही बड़ा खेल हो जाएगा। मैं फराज किदवई में आ रहा हूं, फराज किदवई जी मैं आ रहा हूं, प्लीज वेट कीजिएगा। समीर सिंह नहीं आता है जो आचार संहिता लगने के बाद हम खेल करेंगे। हमारे यहाँ सीबीआई का नोटिस नहीं आता है। हमारी ईमानदारी, समीर सिंह जी को लेकर आई। समीर सिंह जी, रोहित जी मैं आ रहा हूं, रोहित जी मैं आ रहा हूं। समीर सिंह जी हाँ देखिए, हमें लगता है कहीं ना कहीं किदवई जी की अज्ञानता है जिस बात को वो कह रहे हैं। लोकदल हमारा स्वाभाविक एलआई है। हम ये बात पहले भी कहते रहे हैं, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ तो भी देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, आदरणीय योगी जी ने रमाला शुगर मिल जो
चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल है, उसकी क्षमता 500 करोड़ रुपया दे के हमने बढ़ाया। चौधरी साहब किसान नेता थे। 1,64,000 करोड़ रुपया जो हमने गन्ना मूल्य भुगतान किया वो किसका था? किसानों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसे दी? किसानों को। बिजली किसे दी? किसानों की। बंद शुगर मिलों को चलाया हमने, बेचा किसने? अखिलेश यादव ने। 20 शुगर मिला उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने बेचा। और रोहित जी ने बताया कि गुंडों को, लोक दल को 6 सीट देते थे और 3 गुंडे दे देते थे कि साहब ये 3 गुंडे उस 6 में से लड़ेंगे। नहीं, अभी तो 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को भी दी गई हैं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी बढ़िया अलायंस बन रहा है उत्तर प्रदेश में, ये अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है। विवेक जी पहले भी बना था, 2017 में क्या हश्र हुआ था, 19 में बसपा के साथ बना, क्या हश्र हुआ, 22 में रोम प्रकाश राजभर के साथ बना, क्या हश्र हुआ, यह उत्तर प्रदेश जानता है। यह गठबंधन सिर्फ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का है, परिवार के लोगों को बचाने का है और परिवार को जीवित रखने का है। उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए गठबंधन नहीं है, देश के विकास और तरक्की के लिए गठबंधन नहीं है। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपमान किया महिलाओं का, जिस प्रकार से अपमान किया युवाओं का, जिस प्रकार से उन्होंने काशी विश्वनाथ का अपमान किया, अयोध्या का अपमान किया, मथुरा का, लेकिन एक चीज जो इस डिबेट की शुरुआत में जो मैंने एक चीज समीर जी और बाकी मेहमान भी ध्यान से सुने, जो बात मैंने इस डिबेट की शुरुआत में कही थी, क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार जी के जाने का इंतजार कर रही थी? क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी की आंखों में खटक रहे थे? जिस तरह से वो लीड ले रहे थे, अगुवा बन रहे थे, हर जगह जा रहे थे और खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे, अपनी पार्टी को प्रोजेक्ट कर रहे थे, अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्यादा एक्टिव हुई है? ज्योति कुमार सिंह जी से मैं इसका जवाब लूंगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमान के पास आ रहा हूं। अनमोल पवार जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ज्योति जी। विवेक जी, देखिए, मुझे आप कुछ सवालों का जवाब देने देंगे जी, क्योंकि बहुत कुछ गंभीर बातें इस डिबेट में उठी है। एक तो सबसे पहली बात, मुझे आपसे ही सवाल भी है और एक विरोध भी है। आप 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप लड़के बोल रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? सर मैंने कहा ही नहीं सर, ये तो स्लोगन दिया गया था, जो चुनावी स्लोगन था, जो पूर्व ज्योति कुमार सिंह जी, चुनावी स्लोगन था। आप बताइए चुनावी स्लोगन था कि नहीं? आप उसको लड़के बोल रहे हैं सर। ये जो प्रेजेंट वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको माननीय बोला जाता है। अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन नहीं दिया होगा तो मैं यहाँ पर माफी मांगने को तैयार हूं। पार्टी के ज्योति कुमार जी, मुझे बताइए, आप चलिए, आपका मुझसे एतराज हो सकता है, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? कांग्रेस पार्टी ज्योति कुमार सिंह जी, ज्योति कुमार सिंह जी, किसी पार्टी का कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? क्या कांग्रेस पार्टी ने, एक तो देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में नारा दिया था कि नहीं दिया था? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप इस मुद्दे को उठा के डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, मुद्दे से हटाना चाहते हैं? ले लिया, आप मुझे अपने सवालों का जवाब देने दें विवेक जी, बोलिए। आप अपने सवालों का और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के बातों का जवाब देने दें, बोलिए। जनता को बात पहुंचने दें, मुझे रोके नहीं आप। नहीं, बोलिए। अब देखिए, मैं ये पूछता हूं विवेक जी, मैं ये पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मोदी जी से ही पूछता हूं, कल जो वो बात बोल रहे थे, जब वो विदेश में जाकर ये बोलते हैं कि मैं किस देश में पैदा लिया, मुझे तो शर्म आती है, तब उनको शर्म नहीं आई? तब चुल्लू भर पानी में डूब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने का मन नहीं किया जब उन्होंने विदेश में जाकर बोला कि मैं कहां पैदा ले लिया? अरे भाई, राहुल गांधी जी ने तो बोला कि आप तो उत्तर प्रदेश में सारे एग्जाम्स के, नौकरी वाले एग्जाम्स के पेपर लीक करा देते हो और युवाओं के विरोध के कारण आपको पुलिस का एग्जाम जो है कैंसिल करना पड़ गया। तीसरी बात, महिला के अपमान की बात कर रहे हैं। महिला के अपमान की, देखिए विवेक जी, उनको रोकिए। मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांतिपूर्वक उनकी बात को, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर इस तरह से बात करेंगे तो मैं समीर जी थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं जवाब के लिए। मैं सुनाऊं, समीर जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वो भी सुन रहे थे, मैं सीधे जवाब के लिए आपके पास आ रहा हूं। ज्योति कुमार सिंह जी, अब देखिए, पत्रकार की बात हुई जहां पर उन्होंने मेंशन किया, मुझे बताएं, अगर राहुल गांधी जी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये बात कहते हैं कि भाई इस देश में
जनगणना होना चाहिए, जातियों की भी संख्या पता होनी चाहिए, अमीर गरीब का पता होना चाहिए, तो उसमें क्या गलत कह रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी अपने कुछ 10-20 क्रोनी कैपिटल को ही लोन दे, उनको ही केवल सेवा उनको पहुंचाए? क्यों नहीं चाहते हैं कि देश में 140 करोड़ जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले? क्यों नहीं चाहते हैं? तो अगर वो जनसंख्या जनगणना करने की बात करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और उनके प्रवक्ताओं से और नरेंद्र मोदी जी से कि आप मुझे बताएं कि आपकी एक मंत्री अमेठी जाती है और उस पत्रकार को धमकाती है, बोलती है कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझसे सवाल किया, और उसको नौकरी से निकलवा दिया। आप बताएं, ये पत्रकारों का सम्मान करते हैं? जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप मुझे बताएं, महिलाओं के सम्मान करें। सेंगर से लेकर कितने एग्जाम्पल हैं, और तो और मणिपुर में तो नेकेड घुमवा दिया था। क्या एक्शन हुआ? क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री गए थे वहां पर? क्या जब जंतर मंतर पर जो महिलाएं मेडल लेकर आई थी, आप उनको बाल घसीट के क्या क्या कर दिया आप उनके साथ? क्या आपको ठीक है, मैं जा रहा हूं समीर सिंह जी के पास जा रहा हूं तमाम एलिगेशंस के जवाब के लिए। ठीक है, किसानों के आय का दुगना करने की बात की थी। समीर सिंह के पास जा रहा हूं। ज्योति जी, मैं समीर सिंह जी के पास जा रहा हूं। जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समीर सिंह जी के पास जा रहा हूं। समीर सिंह जी के जी ठीक है, ज्योति जी रिलैक्स, मैं जा रहा हूं समीर सिंह जी के पास जवाब लेंगे। समीर सिंह जी, देखिए विवेक जी, हमें लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को सही जानकारी नहीं है। एक तो इन्होंने झूठ बोला कि मोदी जी ने विदेश में जाके ऐसी बातें कही। राहुल गांधी जी का काम है, जब भी दुनिया के देशों में जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, और मोदी जी के देश प्रेम और भारत पॉलिसी के बारे में, इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में देश और दुनिया जानता है। आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। आज पूरी दुनिया के देशों में भारत के लोगों का सम्मान हो रहा। यूक्रेन और रसिया के युद्ध में किस प्रकार से छात्रों को भारत लाया गया, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा। ऐसे बहुत सारी समस्याओं के समाधान में भारत का क्या हैसियत रही है और क्या हमने किया है, ये दुनिया और देश जानता है। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी स्वयं में एक सवाल है। जब वो काशी में घुसते हैं तो नौजवानों का अपमान करते हैं। पत्रकार की पिटाई हुई, ये मैंने थोड़ी पीटा, ये कांग्रेस के लोगों ने पीटा। ये लाइव है, ये वीडियो है। ऐश्वर्या राय का अपमान उन्होंने एक बार नहीं किया, 10 बार किया। अब मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश आज विकास के रास्ते पर है। हमने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिया, किसको मिला? गरीबों को मिला। शौचालय किसे मिला? गरीबों को। उज्ज्वला गैस कनेक्शन किसे मिला? हमने पेंशन किसको दिया? किसान सम्मान निधि किसको दी? 5 फर्टिलाइजर के कारखाने जो बंद थे, माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में खाद कारखाना था। रायबरेली के एम्स को भी हमने चलाया। ये 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 में नहीं चला पाए। हमारी सरकार आने के बाद, 17 के आने के बाद रायबरेली में एम्स चला। आज हम निरंतर उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तरक्की कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। बात तो ठीक है, ये बात आप लोग लगातार कहते भी रहते हो और अपने जो आपने आंकड़े जारी किए आपकी सरकार ने, उसमें भी बताया जी सुरक्षा की गारंटी। लेकिन एक बात बार डिबेट से जो बात निकल जा रही है वो बात ये है समीर जी कि क्या आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस हुआ और फ्यूचर में कहा जा रहा है कि टीएमसी आप साउथ में चले जाइए, वहां पर जो वहां के दल हैं क्या वो साथ आएंगे? तो ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए टेंशन की बात है 2024 इलेक्शन के लिहाज से। विवेक जी एक चीज देखिए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की स्थिति देखिए जी। उनके डिप्टी सीएम जेल में है, उनके 1 दर्जन मंत्री भ्रष्टाचार के लपेटे में है और मुख्यमंत्री को स्वयं 6 बार ईडी का नोटिस हो चुका और जवाब नहीं दे रहे। वो आम आदमी पार्टी और गरीबों के नेता 40 करोड़ रुपए का घर में पर्दा और मॉडिफाई और टाइल्स लगाते हैं। ऐसा अगर आम आदमी देश के अंदर है और ऐसा मुख्यमंत्री हो तो ये आम आदमी पार्टी को मुबारक हो। दूसरा, कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस के 1 दर्जन नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। आज ममता बनर्जी की स्थिति देख लीजिए, क्या हो रहा है बंगाल के अंदर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कमेंट करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों को लेके मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें अपने कुनबे को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने भ्रष्टाचार को मतलब बचाना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ मिल गए हैं 24 के इलेक्शन में, जैसे 19 के इलेक्शन में सबने रोकने की कोशिश की थी, इस बार भी विफल होंगे, ये एलिगेशन आप लगा रहे हैं?
अपने को जी। बचाना है और भ्रष्टाचार को अनमोल बढ़ाने पवार का जी। खेल है, जिसको देश की जनता समझ रही है। भाई भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए 24 में साथ आना जरूरी है, जैसे 19 में साथ आए थे, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं अग्रवाल जी, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। अग्रवाल जी एक ऐसी पार्टी से आती हैं जिसका जनाधार जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां पे लोगों की आय का प्रथम जो सोर्स है वो किसानी है। 2021 के प्रोटेस्ट में किस तरह से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने लाठियों से पीटा था, किस तरह से इनकी पार्टी जो 2021 में एमएसपी की मांग कर रही थी किसानों के लिए, आज न जाने कहां छुप के बैठ गई है। एक ऐसी पार्टी का ये साथ दे रहे हैं जिन्होंने किसानों को आय दुगनी करने का वादा किया था 2016 की रैली में, जिन्होंने ये कहा था कि एमएसपी को वो लागू करेंगे। 2014 वर्ष में मोदी जी ने इस बात को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जनता को बताया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं आपको एमएसपी का उचित दाम दिलाऊंगा। लेकिन अनमोल जी, एमएसपी का वादा तो मान सरकार ने भी किया। मैं ये सोच के अचंभित हूं कि किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और ऐसी भ्रष्ट भाजपा सरकार के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। पहली बात जी, लेकिन एमएसपी का वादा मान सरकार ने भी तो किया था, उस पर भी एक लाइन जरा बोल दी कुछ अगर। देखिए, मान सरकार ने किया था, और मान सरकार जिस तरह के क्रांतिकारी काम कर रही है पिछले 2 साल से, इस बात से जनता अवगत है। और लोकसभा चुनाव में आप उसके नतीजे भी देख लीजिएगा किस तरह के आएंगे। चलिए, अच्छी बात है। दूसरी बात जो समीर जी ने कहा कि भाई ये गठबंधन जो है ये सभी भ्रष्टाचारियों का है, तो समीर जी आज आप जवाब दे ही दीजिए ना कि आपकी पार्टी में जो है हिमंता बिस्व शर्मा, अजीत पवार, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, ये सब जिनके बारे में आपके नेता माननीय मोदी जी स्टेज से, मंच से कहते थे कि जी ये 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, एक के बारे में आपने बुकलेट निकाली थी। आखिर उन सबको पार्टी ठीक है, मैं इसका जवाब मैं समीर जी से लूंगा। आपके एलिगेशन लेकिन पहले रोहित जी के पास जा रहा हूं। रोहित जी के लिए आपका सीधा सवाल था, रोहित अग्रवाल जी को स्क्रीन पर लेकर आए। रोहित जी, ठीक है, अनमोल जी वापस आ रहा हूं, इसके बाद फराज किदवई जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहूंगा, देखो जानकारी अपनी दुरुस्त रखा करो, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। आप लोगों के लिए जनता के बीच में इमेज गई थी कि आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे प्रवक्ता हो, तो मतलब पढ़ी लिखी पार्टी से आते हो, तो कम से कम पढ़ लिख लिया करो। भारतीय जनता पार्टी ने जो हम पे लाठियां चलवाई थी वो 2020 में चलवाई थी, और किसान आंदोलन के दौरान नहीं, हाथरस की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए गए थे माननीय जयंत चौधरी जी। भाई साहब, लाठियां खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है रोडों पे। एसी ऑफिस में बैठ के शीश महल बनवाओगे, है ना, शीश महल में 15 लाख रुपए की 40 सीट बनवाओगे, तो भाई साहब आपको लाठियां थोड़ी ना पड़ेंगी। लाठियां उसी व्यक्ति को पड़ती हैं जो संघर्ष करता है जनता कैमरे में झूठ बोलते हुए। सुन तो लो, आप इतने बेशरम हो चुके हैं कि आप जो है ये भी बताने से बच रहे हो कि आपके राष्ट्रीय नेता जो है वो शीश महल सुनते ही आग लग गई, भारतीय जनता शीश महल सुनते ही आग लग गई। पहले तो ये बताओ, जनता के बीच में किस मुंह से जाओगे? जो स्विस बैंक की लिस्ट लेके घूमते थे, वो स्विस बैंक की लिस्ट कहां पे डाली अपने? ये तो बताइए कि आपने कहां पे डाली उस बैंक की लिस्ट को? मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। जो आप मुझे ये बता दीजिए, आप किस मुंह से गांव में वोट मांगोगे? जनता के आप किसानों से किस मुंह से जाके वोट मांगोगे, ये बता दीजिए। देश में कांग्रेस आपके साथ मस्त है, तो इसका जवाब भी जनता आपसे मांगेगी। दूसरी बात, साथ जिस पार्टी का जनाधार किसानों से हो, उसने किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने शर्म से डूब मरने वाली बात है कि जिसे किसान मसीहा कहा जाता था स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी, वो एक ऐसी पार्टी के साथ आज गठबंधन कर रहे हैं जिन्होंने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अपने गठबंधन साथियों रोहित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित जी आ रहा हूं, फराज किदवई जी को लेकर आइए। फराज किदवई जी, किसका अलायंस नेचुरल के ऊपर आरोप लगा के? क्या ये नेचुरल अलायंस है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पंजाब में चुनाव नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन 3 राज्यों में स्टेट में जब इलेक्शंस हुए थे तब उन्होंने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो क्या ये अलायंस नेचुरल है, आपको ऐसा लगता है, या फिर चुनाव को देखते हुए अलायंस अब मजबूरी है?
देखिए विवेक जी, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा और बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भाई हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने किसानों की बात की। जी संक्षेप में थोड़ा जवाब रखिएगा जी। मैं बिल्कुल संक्षेप में दूंगा। देखिए, किसानी पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे मिस्टर पीसी गद्दीगोदर, और ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि वो किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इसी पार्लियामेंट्री कमेटी के जिसके अध्यक्ष पीसी गद्दीगोदर साहब थे, उन्होंने कहा था कि नियर फ्यूचर में किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था, ऐसी लफाजी की थी। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में विवेक जी, मैं किसानी पर ही जवाब दे रहा हूं कि भारत में करीब करीब 15 करोड़ किसान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बात करती है किसान सम्मान निधि की, लेकिन आपने पिछले 3-4 सालों में, लेकिन आपने मेरे पहले वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं समीर जी से 10 सेकंड में जवाब ले रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी में एक संक्षेप आंसर जी, समीर जी जल्दी से। देखिए विवेक जी, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको उत्तर प्रदेश पर बात करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में आपने क्या किया था? अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। सुन लो ना, जवाब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। भाई साहब, जवाब सुन लो। आपने 20 शुगर मिलों को बेच दिया। आपकी सरकार में किसानों को डंडे मिलते थे खाद और बीज के लिए, आपने कोई प्राविधान नहीं। आप बिजली 3 जिले को देते थे, रामपुर, मैनपुरी और इटावा को बिजली मिलती थी, बाकी उत्तर प्रदेश को बिजली बिल्कुल नहीं सही बात है। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं समीर जी, और अलायंस कौन कितना नेचुरल है और कौन कितना वक्त को देखते हुए या फिर मौके की नजाकत को देखते हुए अलायंस कर रहा है, ये सब कुछ तय हो जाएगा 2024 के चुनाव में, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चंद दिनों का वक्त बचा हुआ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। 24 के चुनाव करीब हैं तो वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। हर दल, हर पार्टी अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से आक्रामक होती जा रही है। ये और बढ़ेगा, ये और तेज होगा, वार पलटवार और ज्यादा आक्रामक होंगे और तीखे होंगे, और इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिर हाजिर होंगे, सबका हिसाब होगा में एक नई डिबेट के साथ।